ओके, हियर वी आर बैक अगेन। और इसमें हम लोग नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज़्म की बात कर रहे थे। सॉरी, हमने गलत स्टार्ट किया। हम बात कर रहे थे एटियोलॉजी की और रिस्क फैक्टर की बात हम लोग इस वीडियो में कर रहे थे। तो बेसिकली एटियोलॉजी में ये होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि अल्सर कॉज कर सकती हैं। तो उसमें एच पाइलोरी और एनसेड्स आते हैं। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ होती है कि एच पाइलोरी तो चलें एक इन्फेक्शन कॉज कर रहा है ना, बट जो एनसेड हैं वो हमारे पास मोस्ट कॉमन ड्रग है जो पाकिस्तान में यूज़ होती है फॉर द वेरियस पर्पसेस। तो जिसका सम वर्ड हम लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए यूज़। तो इसके यूज़ की वजह से हो रहे हैं और एच पाइलोरी की वजह से। कभी कभी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से होता है, रेडिएशंस की वजह से होता है, और कीमोथेरेपी की वजह से भी हम लोग कहते हैं कि अल्सर के चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव द फैक्टर जिसकी वजह से पेक्टिक अल्सर का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। तो इसमें अल्कोहल की इंजेक्शन, सिगरेट स्मोकिंग आ जाती है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कोई रीनल फेलियर था या सिरोसिस था, पेनक्रियाटिस था, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, या फिर ऑर्गन का कोई ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ है। तो इन सब रीजंस की वजह से हमारे पास क्या होता है कि पेक्टिक अल्सर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन वी हैव द नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज़्म। हमारी बॉडी इज़ द प्रॉपर सिस्टम जिसमें सारा कुछ होता है। तो नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज़्म में हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या होती है, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन होती है। हमारी बॉडी ये नहीं है कि आप कुछ लोग जो वीक होते हैं उनमें अल्सर डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट वो लोग जो जिनकी बॉडी नॉर्मली काम कर रही होती है तो उसमें पहला डिफेंस जो है वो म्यूकस और बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन की वजह से आता है। ये आपके पीएच को स्टेबल करते हैं बिटवीन द ल्यूमेन एंड द सरफेस एपिथेलियल सेल के दरमियान। और जो सेकंड लाइन होती है डिफेंस की वो इंट्रिंसिक एपिथेलियल सेल डिफेंस होता है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास इसमें आती हैं। जो म्यूकोजल सरफेस होती है वो एक बैरियर होती है एसिड के लिए, एसिड बैक डिफ्यूज़ नहीं होता, थस मेंटेनिंग इंटरनल नॉर्मल इंट्रासेलुलर पीएच। इसकी वजह से फिर हमारे पास जो इंट्रासेलुलर पीएच होती है वो मेंटेन रहती है। तो नॉर्मल डिफेंसिव मैकेनिज्म में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशन, एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इज इंट्रिंसिक एपिथेलियल सेल डिफेंस होता है। तो एक तो सेल की लेयर आ गई, फिर म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स वगैरह होते हैं जो कि हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। थर्ड लाइन जो है वो म्यूकोजल ब्लड फ्लो का ज़्यादा होना, इसकी वजह से भी ये होता है कि हमारे पास डिफेंस मिलता है। जो ब्लड होता है ना वो बफर के तौर पे एक्ट करता है फॉर द एसिड न्यूट्रलाइजेशन एज वेल एज द एडिकेट न्यूट्रिशन फॉर द मेटाबॉलिक डिमांड टू मेंटेन द म्यूकोजल इंटीग्रिटी। तो अब हमारे पास ये होता है कि ब्लड जो है वो दो काम कर रहा है। एक तो क्या है कि एसिड की न्यूट्रलाइजेशन के अंदर एक रोल प्ले कर रहा होता है, और दूसरा ये कर रहा होता है कि अब जो म्यूकोज़ा को अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है ना, तो उसके लिए उसको कुछ न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं। तो कुछ न्यूट्रिशंस वो उसको प्रोवाइड करता है। गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा में ये एबिलिटी होती है कि वो रिपेयर करते हैं माइनर इंजरीज़ को, देयरफॉर इसकी वजह से वो अल्सर नहीं होता। तो छोटी मोटी छोटा मोटा रप्चर वगैरह है तो उसको ये इजीली क्या कर लेता है, हमारी बॉडी में ये नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि उसको रिकवर कर लेती है। अब पेक्टिक अल्सर डिजीज़ में बताया हुआ है कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो एसिडिटी से प्रोटेक्ट करते हैं। यही फैक्टर के इम्बैलेंस होगा तो हमारे पास क्या होता है, पेक्टिक अल्सर डिजीज़ डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस की बात अगर हम करते हैं ना, तो द मैकेनिज्म बाय विच द एच पाइलोरी कॉज द म्यूकोजल इंजरी आर नॉट एंटायरली क्लियर बट द सेवरल थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड। तो जो रीज़न मेन क्या है ये हमें नहीं पता, बट देयर द वेरियस थ्योरीज़ हैं जो कि प्रपोज हुई हैं। यूरिएज प्रोडक्शन बाय द ऑर्गेनिज्म कैटालाइजेज यूरिया टू द अमोनिया। अब हमारे पास इसमें क्या होता है कि यूरिएज की प्रोडक्शन होती है, यूरिएज की प्रोडक्शन की वजह से ऑर्गेनिज्म कैटालाइज करती है यूरिया टू अमोनिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद द अमोनिया वाइल इनेबलिंग द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक में इरोड द म्यूकोजल बैरियर लीडिंग टू एपिथेलियल डैमेज। अब अमोनिया क्या होता है, अब उसने क्या किया कि यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। अमोनिया की वजह से ऑर्गेनिज्म क्या करती है कि एक ऑर्गेनिज्म गई ना आपकी बॉडी में तो वो यूरिया में सर्वाइव नहीं कर सकती, तो वो क्या करेगी कि यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देगी। अब अमोनिया इज़ द एनवायरनमेंट कि वो इनेबल करता है बैक्टीरिया को कि वो सर्वाइव करे, ठीक है। और इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि एपिथेलियल डैमेज हो सकती है। तो दिस इज़ समवट एक थ्योरी दी जाती है कि एच पाइलोरी की वजह से इस तरीके से अल्सर होता है।
फिर हमारे पास साइटोटॉक्सिन प्रोडक्शन एच पाइलोरी हैव बीन इम्प्लीटेड इन द होस्ट एपिथेलियल डैमेज। अब साइटोटॉक्सिन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, एच पाइलोरी करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि होस्ट की एपिथेलियल की डैमेज होने के चांसेस होते हैं। माइकोलिटिक एंजाइम्स हमारे पास होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटीएजेस, वो भी डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर ज़्यादा हमारे पास एसिड से डैमेज होने के चांसेस होते हैं। लास्टली साइटोकाइंस होते हैं जो कि रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन करते हैं, उनकी वजह से भी म्यूकोजल डैमेज जो है वो होते हैं, और हम कहते हैं कि अल्सरोजेनेसिस होना शुरू हो जाता है। तो दीज आर समवट सम मैकेनिज्म एंड सम पैथोजेनेसिस जो कि अल्सर से रिलेट करती हैं। ऑर्गेनिज्म जो है वो जाके अटैच हो जाता है म्यूकस के साथ। अब सिक्रेटिंग सेल ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, तो जिससे वो रिलीज़ हो रहा है, तो बेसिकली वहाँ जाके ये अटैच हो जाएगा। इसकी वजह से लार्ज अमाउंट में अमोनिया बनता है फ्रॉम यूरिया बाय द बैक्टीरिया यूरिएस। तो अब हमारे पास इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया बनना शुरू हो जाता है। अमोनिया न्यूट्रलाइज कर देता है HCl को स्टमक के अंदर, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल हो जाता है। तो अब दिस इज समथिंग कि वो अपना सर्वाइवल खुद पॉसिबल कर रहा है ऑर्गेनिज्म, एंड देयर आर द वेरियस वे फॉर इट। अब उसके बाद फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है, म्यूकोजा डैमेज होना शुरू हो जाता है, गैस्ट्राइटिस प्लस हमारे पास क्या आता है, पेक्टिक अल्सर डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से अल्सर डेवलप होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल को खुद पॉसिबल करता है। फिर एनसेड की वजह से आता है, तो एनसेड जो होते हैं ना वो म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन एंड अल्सर फॉर्मेशन थ्रू बोथ टॉपिकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वो स्टमक में जाएगा तो वो टॉपिकल इफेक्ट भी देते हैं, देयर आर द चांसेस कि वो सिस्टमिक इफेक्ट भी देते हैं। अब एनसेड जो है ना वो वीक एसिड होता है, और ये नॉन आयनाइज होता है गैस्ट्रिक पीएच के ऊपर। दे डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस द म्यूकोजल बैरियर इनटू द गैस्ट्रिक एपिथेलियल वेयर H प्लस मतलब प्रोटॉन्स आयन आर लिबरेटेड लीडिंग टू द सेलुलर डैमेज। अब एनसेड वीक एसिड है, ठीक है, और ये नॉन आयनाइज एट द गैस्ट्रिक पीएच, नॉन आयनाइज होता है। तो ये क्या करता है कि म्यूकस बैरियर को क्रॉस करके गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल तक चला जाता है। अब H पॉजिटिव जो है वो लिबरेट होगा, और उसकी वजह से फिर हमारे पास सेलुलर डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो दीज आर थोड़ा सा केमिस्ट्री टाइप ऑफ थिंग इज़ हेयर, कि किस तरीके से एनसेड्स जो हैं वो हमारे पास अल्सर को कॉज करती हैं। और ये बहुत कॉमन ड्रग है जो पाकिस्तान में OTC में भी जाती है और वैसे भी जाती है। ओके, उसके बाद सिस्टेमिक इफेक्ट अपीयर टू बी मीडिएटेड थ्रू द एबिलिटी टू इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजनेज एक्टिविटी एंड देयर बाय प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन। तो अब ये सारी चीज़ें बताई गई कि जिसका सिस्टेमिक इफेक्ट होता है ना, वो उन्होंने बताया कि ड्रग आपकी म्यूकोजा में चलेगी और वहाँ पे जाके उसका इफेक्ट कैसे जनरेट हो रहा है। बट यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं सिस्टेमिक इफेक्ट की, और सिस्टेमिक इफेक्ट अपीयर होता है थ्रू देयर एबिलिटी टू इनहिबिट द साइक्लोऑक्सीजनेज एक्टिविटी। इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो साइक्लोऑक्सीजनेज एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन भी इनहिबिट हो जाती है। अब दैट इज़ समथिंग कि जो कि आपके रेगुलर मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन रुक जाती है तो बहुत सी चीज़ें गैस्ट्रिक माइक्रो एनवायरनमेंट में आती हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ग्लूकोजा कम हो जाता है, बाइकार्बोनेट्स की सिक्रीशंस कम हो जाती हैं, सेल रिपेयर कम हो जाता है, रेप्लिकेशन कम हो जाती है। इसकी वजह से हमारे पास म्यूकोजल डिफेंस मैकेनिज़्म ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। तो दीज आर सम थिंग्स जो कि इससे रिलेट करती हैं। अब हम लोग क्या कहते हैं कि दूसरे मैकेनिज़्म में क्या होता है कि जो इसमें हाइपर सिक्रेटिक कंडीशंस होती हैं, जिसमें स्टमक लार्ज क्वांटिटी में गैस्ट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ज़ोलिगर एलिसन सिंड्रोम which is associated with the recurrent ulceration caused by the gastroma account for less than 0.1 patient of the DU। अब इसके बाद हमारे पास एक तो ये भी है कि इसमें हाइपर सिक्रेटरी कंडीशंस भी आ जाती हैं, बट हम लोग इसमें बात कर रहे हैं कि recurrent ulcerations की, और जो कि हमारे पास ये बताया है। अब इसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि आप कैसे डायग्नोस कर सकते हो कि अल्सर है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सिम्टम नहीं आता, कभी कभी एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, ठीक है, नोज़िया होता है, ब्लॉटिंग होगी, हार्ट बर्न होगा, पेन ऐसा होता है कि वो बैक की तरफ रेडिएट करता है, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस। तो दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ द अल्सर। इसकी थेरेपी होती है, तो इट्स नॉट द केस कि आपको परेशान होने की ज़रूरत है। तो ये कुछ सिस्टमेटिक भी बताया हुआ है। ब्लैक स्टूल, लॉस ऑफ एपिटाइट, ब्लड वॉमिटिंग, स्टमक बर्न, वॉमिटिंग, अपसेट स्टमक, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इट्स अ लेंथी टॉपिक।
ड्यूडेनल अल्सर में 1 से 3 घंटे आफ्टर द मील एंड मे अवेकन पेशेंट फॉर द स्लीप पेन इज़ रिलीफ बाय फूड एंटासिड्स और वॉमिटिंग। ओके, अब इसके बाद हम लोग कहते हैं कि ड्यूडेनल अल्सर की जब बात होती है ना, तो ये 1 से 2 घंटे आफ्टर द मील होता है, या फिर पेशेंट को जो है ना वो नींद से भी उठा सकता है। अब ये पेन अगर ठीक करना है तो यू गाइस कैन गो फॉर द फूड एंटासिड्स और वॉमिटिंग। जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो अगर वॉमिटिंग आएगी तो उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। नोज़िया, वॉमिटिंग, ब्लैचिंग, डिस्पेप्सिया, ब्लोटिंग, ये सारे वही हैं जो पहले, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एनोरेक्सिया, हेमाटोमाइकोसिस एंड मेलीनिया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे जो हैं वो गैस्ट्रिक अल्सर से रिलेट करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपने ब्लोटिंग जो है वो कम कर दी है तो उसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे अवॉइड करते हैं। वॉक करके, च्युइंगम खाने से ब्लोटिंग कम हो सकती है। पेपरमिंट की टी पीने से और हीटिंग पैड यूज़ करें, उससे भी कम होगी। हाई फाइबर वेजिटेबल्स खानी चाहिए और कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो हैं वो नहीं खानी, च्युइंगम नहीं खानी और हाई फाइबर वेजिटेबल्स जो हैं वो भी नहीं खानी, और इसके बाद जो है कार्बोनेटेड बेवरेजेस वगैरह भी नहीं पीनी। जो 3 काम करने हैं वो वॉक है, पेपरमिंट ट्री है और हीटिंग पैड यूज़ करना है। यूरिया ब्लड टेस्ट, स्टूल एंटीजन टेस्ट और बायोप्सी यूरियाज, ये कुछ डायग्नोसिस हैं। मैं इसको प्रेफर इसलिए नहीं करती क्योंकि फार्मासिस्ट का काम नहीं है डायग्नोसिस, तो आप डायग्नोसिस की तरफ मत जाएँ, आप मेडिसिन की तरफ जाएँ। ये फिर आगे वही सारे, वैसे अगर फॉर द वेरी जनरल नॉलेज आई विल से तो रैपिड यूरिएस टेस्ट दैट इज़ समथिंग जो कि मोस्ट कॉमन टेस्ट होता है, जो कि फार्मासिस्ट के लिए इतना काफ़ी है जानना कि दिस इज़ द टेस्ट जो कि इसकी सैम्पलिंग के लिए होता है। आई वॉज वेटिंग फॉर द ट्रीटमेंट। आई गेस हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत वीडियो लंबी हो गई है। तो थेरेप्यूटिक गोल विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक।